बात क्या है, क्योंकि 2 दिन पहले तमाम एंकर्स को बुलाया, जर्नलिस्ट को बुलाया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और मुझे लगता है बड़े अरसे बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने इतने सारे जो है वो जर्नलिस्ट और एंकर्स को इकट्ठा किया हुआ था। वहाँ से क्या सेंस क्या डेवलप हो रहा है कि क्या आईनी तरमीम पे और ख़ास तौर पे आईनी अदालत में फॉर्मेशन उसकी कैसे होगी, जजेस अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, क्या एज बढ़ाई जाएगी या एक टर्म होगा, और क्या काजी फाइसा साहब उस पोजीशन पे आ सकेंगे एज इन चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, या ये मामला अभी दूर है? शहजाद भाई, मैं छोटी सी एक बात कहूँगा। देखें, मौलाना साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मिल रहे थे, और पीटीआई के लोगों ने कहा भी, वो भी मिले मौलाना साहब से जाके, और उन्होंने कहा कि जनाब हमें गारंटी है मौलाना साहब हमारे साथ हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर जब कोई आपके साथ होता है ना, तो फिर वो दूसरी साइड से नहीं मिल रहा होता। वो इसकी एक एग्जाम्पल बड़ी अजीब सी आ रही है, लेकिन मैं देना नहीं चाहूँगा कि अगर आपकी किसी और के साथ दोस्ती है तो, और आप दूसरे शख्स को कहें कि यार मैं सिर्फ आपके साथ हूँ, तो फिर आप उससे मिलते क्यों हैं जाके? मौलाना साहब अगर हुकूमत से मिल रहे हैं, बिलावल से मिल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि मौलाना साहब का दिल तो कुछ न कुछ चाह है ना कि मुझे कुछ मिले यहाँ से, वरना चिट्ठी ना कर दें कि नहीं जी हम नहीं होगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं पीटीआई के साथ हूँ। अच्छा, पीटीआई के साथ होने पे एक प्रॉब्लम है, नेचुरल अलायंस बनता नहीं है। आपका कंपटीशन जो है, जो प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा आपका बैटल ग्राउंड है, वो आप किस तरह मिलेंगे? तो क्या तहरीक इंसाफ के साथ जाने में सियासी फायदा क्या है उनका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें सिर्फ एक चीज़ का इंटरेस्ट है कि मौलाना साहब तुसी बचा लो सन, क्योंकि उनको पता है, ये जब थोड़ी देर पहले मुनीज़ जो बात करी थी, या आरफा साहिबा ने जो कहा, अगर ये हो गया तो पीटीआई को आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा नजर आ रहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होगी। कौमी असेंबली में 8 और सेनेट में 5 नशिस्तों के साथ मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त जो है वो मेन ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो ऐसे उनके दर के ऊपर जा रही हैं जैसे वो किसी और के दर पे जाते हैं। बार बार मुझे मुनीज़ पीपल्स पार्टी, जिसके जमहूरी क्रेडेंशियल्स बेहतर हैं दूसरी पार्टी से, 18वीं तरमीम, उससे पहले भी नून लीग का ये जो सारा 99 ऑनवर्ड्स एक पीरियड गुजरा, वोट को इज्जत दो, आईनी तरमीम लाना, या वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते रहे, ये दोनों जमातें इस वक्त रात के अंधेरे में 26वीं तरमीम करने पहुंच गई। क्यों इतनी बड़ी ट्रांजिशन, क्या है ये? देखिए, मैं एक बात करना चाहती हूँ जो आपने भी आरफा से भी पूछा, वो ये है कि जो आपने कहा ना कि बहुत सारे प्रपोजल्स थे, तो मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया, JUIF के जो लीगल समझे जाते हैं, उनका जी कोई बहुत सारे प्रपोजल नहीं थे, मसवदा एक ही था, और उसके अंदर 56 इन्होंने तरमीम करनी थी। उसके अंदर काफ़ी तरमीम वो कहते हैं कि हमने निकाली। अब ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक तरमीम ये भी थी आर्टिकल 8 के मुताबिक कि मेरे और आपके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो सबसे बालातर हैं। इसका मतलब ये है कि आप कोई और ऐसा कानून नहीं ला सकते जो मेरे और आपके बुनियादी हकूक़ से बरअक्स है। जब आप मिलिट्री कोर्ट्स लेके आएंगे तो क्या आर्टिकल 8 के ऊपर नहीं आपका वो तो कॉन्ट्रडिक्शन डायरेक्ट हो जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा ये करना, ये अदालतों में भी चैलेंज हो जाएगा। जो आप ये मामला देखे बिलावल के कि वो अब मुख्तलिफ बार्स में जा रहे हैं, वहाँ पे खिताब कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज तो पहले होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल। चूंकि हम यहाँ पे ब्रसेल्स में आए हैं तो हमने इनका सिस्टम भी देखा है कि कैसे वो स्टेक होल्डर्स को लेके मुज़ाकरात करते हैं, मुशावरत करते हैं, और फिर चीज़ें। अब आप मुझे बताएं कि बार्स भी अब ये कह रही हैं, जो वकीलों की बार्स हैं, कि जी आपने हमारे से तो मुशावरत नहीं की, आप ये कानूनी इस्लाहात लेके आ रहे हैं, तो हमारी मुशावरत कहाँ गई? तो अगर ये इतना ही साफ और शफाफ और मेरे और आपके लिए अच्छा है, मान लेते हैं कि अच्छा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या थी? आप इसके ऊपर मुशावरत कर लेते, आप इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से। आफ्टर ऑल एक कमेटी भी बैठी है ना। मैं आपको ये भी बता दूं कि कमेटी के अंदर मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड बताया कि जब वो रातों रात इन्होंने कमेटी बुलाई और वो बैठ गई कमेटी लॉ एंड जस्टिस वाली नेशनल असेंबली की, तो उसके अंदर दोनों साइडों से जब आए, ये सेनेट की जो थे, दोनों साइडों से फैसल सब्जवारी इस साइड से थे, MQM से इस साइड पे नूशा रहमान साहिबा थी। उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि इस मसवदे में क्या है। तो अगर नूशा रहमान साहिबा को नहीं पता, कामरान मुर्तज़ा साहब को ख़ास नहीं पता, और इधर यहाँ पे फैसल सब्जवारी को भी नहीं पता कि इस मसवदे में क्या है, तो इस मसवदे में भी बना कहाँ से, आया कैसे, इतना खुफिया क्यों है? बार लीडर्स को नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को नहीं पता, इसकी क्या वजह है? तो मुझे आरफा, उस दिन हम यूरोपियन पार्लियामेंट गए तो वहाँ पे बड़ा लिखा हुआ था डेमोक्रेसी इन एक्शन, और मैंने वो पिक्चर लेके एक्स पे पोस्ट भी की। वी कांट से द सेम अबाउट पाकिस्तान।
नो वी कैन। सवाल ये कि पाकिस्तान में कौन एक्शन में आपके डेमोक्रेसी इन एक्शन वन वर्ड कर देना तो वो पाकिस्तान है। ओके, अच्छा उस पे ज्यादा इन एक्शन वो स्पेस ज्यादा है ना, इन्होंने 3 लफ्ज लिखे हैं, आप पाकिस्तान के हवाले से 2 लफ्ज करें, डेमोक्रेसी इन एक्शन। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ अमेंडमेंट आती हैं, चीजें इवॉल्व होती हैं, कवानीन इवॉल्व होते हैं, बट खुफिया तरीके से तो फिर साजिशें ही होती हैं, कोई बेहतरी तो नहीं मैं होती। आपको ना एक वाकया, जैसे अब मुनीज़ा सुना रही थी, तो आई रिमेंबर, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हफीज़ शेख साहब का सेनेट का इलेक्शन होना था ना, तो एक पीटीआई के लीडर आए, हम इंटरव्यू करने से पहले जैसे साउंड वगैरह चेक कर रहे होते हैं, बिकॉज वो DSNG पे थे, तो मैं उनसे गुफ्तगू करी थी। मैंने कहा सर बताएं फिर आपके नंबर्स वगैरह पूरे हो गए, क्योंकि हफीज़ शेख के इलेक्शन से पहले भी बहुत र्यूमर्स थे। तो उन्होंने कंधे उठाए, यूँ किया और उन्होंने कहा जो लेके आए हैं वही नंबर पूरे करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस मुसव्वदे पे भी यही मसला हो गया है कि हर कोई जो था वो यही सोच रहा था कि कोई और नंबर पूरे करे, वो बाद में पता चला कि वो किसी ने भी पूरे नहीं किए। अब ज्यादती ये हो गई है, दिस इज, हम मजाक उड़ाते हैं बट हमारी जमहूरियत या हमारी हुकूमत का भी यही हाल है ना। वो हुकूमत से पूछो तो वो कहते हैं हमारे पास तो जिम्मेदारी ही कोई नहीं है, कोई और हुकूमत चला रहे। वो अगले से पूछो तो वो कहते हैं ये हम इनको लेके आ गए, ये नहीं कर रहे। डेमोक्रेटिक फेस और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वो ओनरशिप ले रहे हैं सारी चीजों की कि हम कर रहे हैं, हम क्या करें यार। वो नहीं ले रहे ना, कहाँ ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या आप मुझे बताएं, या बिलावल साहब, वो सब कहते हैं कि हम कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, मुझे आप ये बताएं, 3 लोगों की कमेटी थी, हर रोज़ ये मौलाना साहब से मिल रहे थे। उन 3 लोगों में ख्वाजा साहब नहीं थे, ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें रोज़ टीवी पे आके बताया कि नंबर्स पूरे हो गए। जब वो नहीं पास हुई तो ख्वाजा साहब ने कहा वो मैं असल में उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, तो कुछ इस तरह की उन्होंने बात की, गालिबन आपके ही चैनल पे की। तो भाई ये गलत फहमी कैसे हो गई? जो हुकूमत खुद सारे फैसले कर रही होती है वहाँ तो ये गलत फहमी नहीं होती है ना। ये जो एक अजम्पशन बना ली हुकूमत ने भी और हम जैसे लोगों ने भी, आफ्टर ऑल हम सबका भी यही ख्याल था कि पास हो जाएगी, तो वो इसीलिए हुई क्योंकि हम सोच रहे थे कि वो जो हैं वो उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया होगा। वो पता चला ना उन्होंने मैनेज किया ना दूसरों ने मैनेज नोट कर रहे हैं कि जब आप ब्रसेल्स में खड़ी हुई हैं तो आप समझिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आपको बहुत इजाजत है। वापस भी जाना है, हाँ, आपने यहाँ पे कोई नेशनैलिटी थोड़ी ले ली है। अच्छा तो मंसूर साहब ये बताइए मुझे, आप अब जरा बैलेंस कर दीजिएगा मंसूर, बैलेंस कर दीजिएगा। हमने आदतें खराब हो गई हैं, यहाँ पे आदतें खराब हो गई। हम यहाँ पे जब किसी मीटिंग से निकलते हैं देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और वहाँ पे जुडिशरी के अंदर जो इनफाइटिंग है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम आई एक ऑर्डिनेंस के जरिए, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इंडक्ट किया गया, उसमें जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से एक ख़त लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, चेरी पिकिंग फलाना, उसका जवाब दिया काजी फाइसा साहब ने, उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ये लड़ाई कहाँ जा रही है? देखिए मैं इसमें आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहूँगा। एक तो हमारी फ़ौज के हवाले से, उसके अंदर आप लाख उनसे इख्तलाफ करें, आप उनके माजी को कुरेदें, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन हमेशा एक डिसिप्लिन रहा है, आज तक तो रहा है, और वो ये है कि अगर आप चीफ से इख्तलाफ भी करते हैं तो कम से कम उसको पब्लिक डोमेन में नहीं आप आके बात करते, ढके छुपे अल्फाज में अपने अपने तरीके से लॉबिंग हो रही होती है, होता है ये, मतलब हमने पिछले 60-70 साल में देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में नहीं होता था। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा क्रिकेट टीम की। क्रिकेट टीम के अंदर जो है वो पब्लिक डोमेन में आमतौर पे टीम के जो मेंबर्स होते थे वो कैप्टन के अगेंस्ट कुछ नहीं करते थे, हाँ कंस्पिरेसीज, हाँ खबरें लीक करते थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पे जो कुछ मैं अब सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ, ये तो इस तरह लग रहा है जैसे कौमी असेंबली के अंदर एक वो जो है वो लीडर ऑफ द हाउस है और एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जिसके दोनों एक दूसरे के ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, या गुफ्तगू से हमारा लेटर्स के जरिए, जाहिर बात है पब्लिक डोमेन में तो नहीं। इट इज़ सो रिडिकुलस, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, मुझे नहीं पता अब इसके बाद कहीं मुझे ना बुला लिया जाए, बट इट इज़ सो रिडिकुलस कि आप सोच ही नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए, जब आप सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिवीजन देखेंगे और कोई भी आप 2 जजेस अगर मेरे सामने खड़े हों, मैं आपके पास चला जाऊं, आप मेरे बारे में कोई फैसला दे दें, मैं आपसे कहूँगा ओहो आप खराब थे, मैं अगर इनके पास चला जाता ना तो मेरे हक में हो जाना था। एक साइल के तौर पे मैं ये सोचना शुरू कर दूं। हम क्या, जो सज्जाद अली शाह साहब के टाइम पे हमने देखा था आउट ऑफ टर्न, उस वक्त उनको जब चीफ जस्टिस बनाया, उस वक्त तो बहरहाल एक रिवायत ही थी क्योंकि कोई आइन में तो था नहीं ये मामला, लेकिन फिर हमने देखा कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही 2 बेंचेस बैठा करते थे,
Are we heading towards that? I hope not, लेकिन मेरे ख्याल में आप जो एग्जांपल दे रहे हैं मुझे खौफ आता है उससे कि शायद रास्ता उसी तरफ जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग जज हो और फिर एक सुप्रीम कोर्ट हो, मामला तो मैं किसी एक लॉयर से बात कर रहा था तो वो लफ्ज जो है वो ज़हन में आया सुपर सुप्रीम कोर्ट, कि शायद ये सुपर सुप्रीम कोर्ट बनाया जा रहा है। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे।